हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉलम है इसको आपको क्या करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, वैल्यूज़ आपको दी हुई है, और यहाँ पर आपको बताना है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। क्लियर है? तो कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इक्वेशन दी हुई है x+3 = 0। तो इक्वेशन का मतलब समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन मतलब क्या होता है। इक्वेशन मीन्स होता है कि आपका जो LHS है, जो आपका LHS है वो आपका RHS के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर आपका LHS RHS के इक्विवेलेंट है तो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है ना। और अगर आपका LHS RHS के इक्विवेलेंट नहीं है तो वो इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब वो इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन मतलब नाम में ही आपका आ रहा है इक्वेन, इक्वेट, इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपको दे रखी है x+3 = 0। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, x+3 = 0। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा हर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर x+3 = 0, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन है। अब इसके अंदर वैल्यू आपको दी हुई है x = 3। आपको ये बताना है कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पर या नहीं कर रही है, मतलब वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्या ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाइड कर रही है, यस और नो में आपको जवाब देना है। तो कैसे करेंगे, देखो चेक कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे कि हाँ ये सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो x+3 = 0 ये हमने लिख लिया, सबसे पहले इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब वैल्यू क्या दी हुई है, x = 3। तो x = 3 मतलब x में आपको क्या करना है, वैल्यू 3 पुट करनी है। क्या करनी है, x = 3 आपको क्या रखना है, पुट करना है, ठीक है। तो x = 3 अपन क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3। तो जहां पर हमारा x है वहां पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे 3। तो देखो यहां पर x था तो x की जगह पे हमने रख दिया यहां पर 3 प्लस, फिर यहां पर नेक्स्ट है 3 = यहां पर क्या है 0। अब 3 + 3 जब हम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 6। और यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है, 0। बताओ ये साइड जो है ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर इक्वल साइन है और यहाँ पर है RHS। बात आई समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है क्या? जब हमने इसको मतलब क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू जब हमने 3 रखी इस इक्वेशन में, तो आपका LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है क्या? नहीं। 6 जो है इक्वल का है 0 के, तो 6 तो नॉट इक्वल है 0 के। क्या है, नॉट इक्वल है 0 के। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड आपकी नहीं करेगी। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नो। क्या लिखोगे, नो। क्लियर है बात? आगे बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, x+3 = 0। x+3 = 0 ही है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी है, 0। इसने कहा कि भाई x की वैल्यू आपकी 0 रखो, तो x में हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये रख लिया 0 प्लस यहाँ पर क्या है 3, ठीक है, और RHS में क्या है 0। अब LHS को सॉल्व करो तो 0 + 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, और RHS में क्या है हमारा 0। अब बताओ LHS RHS के इक्विवेलेंट है क्या? आप कहोगे 3 भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा नो, ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। x+3 = 0। देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो यही वाली इक्वेशन है, x+3 = 0। अब की बार क्या पुट करना है भाई, x = -3 पुट करना है। अब की बार x में हमें क्या रखना है, -3 रखना है। तो x में -3 रख देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर -3 प्लस यहाँ पर क्या है 3 है, ये रख लिया, और RHS में क्या है हमारा 0। अब -3 और +3 कितना होता है, तो +3 में से -3 जब हम करेंगे सॉल्व तो 0 हो जाएगा, ठीक है, या आप काट भी सकते हो, -3 और +3 ये क्या हो जाता है, कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया, 0 = 0। अब देखो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्विवेलेंट हो गई। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यस। बात आई समझ में? तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए कि फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, x-7 = 1। चलिए अब हमारे पास में स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। यहाँ पर इक्वेशंस है 4,
इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास में x माइनस 7 ये इक्वेशन है, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या पुट करना है हमें, अब हमें पुट करना है x की वैल्यू 7, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 7, तो x में हम क्या पुट करेंगे, हम 7, ठीक है। तो 7 हम पुट कर लेते हैं, माइनस और यहाँ पर क्या है भाई 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड में 1। एस 7 माइनस 7 जब हम करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है पॉजिटिव 1। बताओ 0 1 की इक्विवेलेंट है क्या, आप कहोगे नहीं इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अगर LHS RHS की इक्विवेलेंट है तो सेटिस्फाइड कर रही है, आपको यस लिखना है। अगर LHS RHS की इक्विवेलेंट नहीं है तो नो लिखना है। क्लियर है। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, x माइनस 7 फिर क्या है इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू अपने को 8 पुट करनी है। क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 8 रखनी है। तो 8 और फिर क्या है माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। 8 माइनस 7 जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 1 आएगा और RHS में भी हमारे क्या है 1 है। तो आप कह सकते हो कि भाई 1 जो है 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो LHS आपका क्या हो गया, LHS जो है वो RHS के सर हमारा इक्विवेलेंट हो गया। LHS जो है वो RHS के हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि हमारी जो कंडीशन इक्वेशन है ये क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर यस लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गए हमारे, फिफ्थ हो गए। अब सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, सिक्स्थ वाला पार्ट है 5x इज इक्वल टू 25। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास में 5x इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 25। तो 5x इज इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0। तो देखिए 5 और इनके बीच में जैसे ऐसे लिखा हुआ है ये 5x, तो 5 और x के बीच में क्या कोई साइन है, नहीं है ना साइन। तो जब भी अगर साइन नहीं होता है तो उनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 5x को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो 5 इंटू एक्स लिखोगे। बात आई समझ में, ये इंटू जो होता है वो हिडन होता है। तो 5x का मतलब क्या है 5 इंटू एक्स। क्लियर है, इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा सिंबल नॉलेज होनी चाहिए। जब आपका क्या होगा, चलो अभी सिंबल नॉलेज की वैसे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब होगी जब मैं आपको बता दूंगा। तो 5 और x में देखिए यहाँ पर 5 इंटू एक्स आप लिख सकते हो इसको, इज इक्वल्स टू 25। क्लियर है। तो 5 इंटू एक्स की जगह आप पुट करो वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 0। तो 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 25। 5 इंटू 0 जब हम करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा और यहाँ पर RHS में हमारा क्या है 25। अब बताओ LHS RHS के इक्विवेलेंट है क्या, आप कहोगे नहीं इक्विवेलेंट है सर, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 25। मतलब इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 5x इज इक्वल्स टू 25 यही इक्वेशन है। इसके अंदर आपको क्या पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है 5। तो हम पुट कर लेते हैं, देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले 5x इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ पर हम पुट करेंगे 5x मतलब 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 25। 5x मतलब क्या है 5 इंटू एक्स। अब देखिए 5 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे हम पुट करेंगे 5। अब की बार 5 पुट करना है, इज इक्वल्स टू 25। 5 इंटू 5 जब हम करेंगे तो 25 आएगा और RHS में हमारा 25 है। अब मुझे बताइए 25 जो है वो 25 के इक्विवेलेंट है क्या, आप कहोगे यस सर। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यस। क्लियर है। ऐसे आपको चेक करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है पार्ट 7, पार्ट 7 भी ऐसा ही है। 5x इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन आपकी सेम है, बस आपको पुट क्या करना है, x इज इक्वल्स टू -5। तो पहले तो हम लिख लेते हैं 5x को 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 25 और 5x की जगह पे क्या आएगा, इंटू लगा लेते हैं। x की जगह पे क्या रखना है आपकी बार, माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखेंगे और RHS में क्या है हमारे पास में 25। 5 को इंटू करेंगे माइनस के 5 से तो क्या आएगा माइनस का 25। ध्यान रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। माइनस का 25, जब भी हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो पॉजिटिव को जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर है बात। और पॉजिटिव को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और जब नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है। प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, ऐसे आपको याद रखना है, ये सिंबल नॉलेज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है क्या? नहीं। नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगी? -25 25 तो आपको लग रहा है इक्वल, लेकिन सिंबल तो अलग अलग है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, मतलब इसका आंसर होगा हमारा नो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 8 पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं हम 9th पार्ट की ओर। तो 9th पार्ट है हमारे पास में m डिवाइडेड बाय 3। देखिए m, फिर ये डिवीजन का साइन है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखा सकते हैं m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2, ये आपके लिखा हुआ है। अब आपको m की वैल्यू क्या पुट करनी है? माइनस का 6। तो जहाँ पर m है वहाँ पर आपको -6 रखना है। तो m कहाँ पर है? ये रहा, तो हमने m की जगह -6 लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास में 3 है, और RHS में हमारे पास में क्या है? 2 है, लिख लिया। अब देखो -6 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसको आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। तो कैसे रिड्यूस करते? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। भाई 3 की टेबल में आता है ना 6, तो 3 1 जा 6 3, और 3 2 जा 6, तो कितने टाइम्स गया हमारा? 2 टाइम्स गया। तो क्या आया आंसर? -2। कितना आया? -2। और यहाँ पर RHS में हमारे क्या है? RHS में हमारा +2। क्लियर है? आप हो गए सर 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया था तो 2 ही तो आया। भाई आगे माइनस भी लगा हुआ था, 6 के आगे माइनस था, तो -2 होगा। -2 इज इक्वल्स टू 2। तो -2 क्या इक्वल है क्या 2 के? नहीं, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी क्या नहीं कर रही है? सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाइड नहीं करेगी, नो आएगा। क्लियर है बात? चलिए फिर 10th पार्ट है हमारे पास में m डिवाइडेड बाय 3, यही इक्वेशन है, और यहाँ पर हमें पुट करना है इस बार 0। क्या पुट करना है? 0। तो m की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो देखो m की जगह 0 पुट करा, डिवाइडेड बाय 3 है, इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है आपको पता है? 0 डिवाइडेड बाय 3 होगा 0। 0 के नीचे अगर कुछ भी वैल्यू है तो वो क्या होगा हमारा? 0 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ एक बात बताओ, क्या डिनोमिनेटर में कभी 0 हो सकता है? क्या मैं इसको 0/0 लिख सकता हूँ? आप कहोगे नहीं, नॉट डिफाइंड है। ये बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी नंबर के नीचे, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 के नीचे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0/3 भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो 0, और यहाँ पर RHS में हमारे पास में 2 है। बताओ 0 2 के इक्विवेलेंट है? आप कहोगे नॉट इक्वल है सर। नॉट इक्वल है, इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा हमारा? नो होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th पार्ट हो गया, 11th पार्ट की ओर चलते हैं। 11th पार्ट क्या है हमारे पास में? इक्वेशन हमारे पास में यही है, वैल्यू हमें दूसरी रखनी है, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू इस बार हमें 6 रखनी है, तो m की जगह हम 6 रखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 3, और RHS में क्या है हमारे पास में? 2। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया? 2/1, मतलब 2 आ गया, ठीक है। आप कहोगे सर नीचे 1 भी तो है, तो इसका 1 का कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर में अगर नीचे 1 होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ 5/1, तो 5/1 को क्या बोलेंगे? 5 ही बोलेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको हम क्या करते हैं? लिखते नहीं है, सिर्फ लिखेंगे। 2/1 है तो 2 ही लिखेंगे, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 2। अब बताओ 2 जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है? आप कहोगे यस सर। तो LHS क्या हो गया हमारा? RHS के इक्विवेलेंट हो गया, मतलब ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस। बात आई समझ में? तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कौन सी हमारी नो हुई है? देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन ये कट हो गई, नो है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुई है ना। x+3 ये सेटिस्फाइड है, फिर ये सेटिस्फाइड नहीं हुई है, फिर 5th वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई है, 6th नो, ठीक है, 7th वाली हमारी सेटिस्फाइड हुई है, 8th हमारी नहीं हुई है, 9th भी नहीं है, 10th भी नहीं है, और फिर 11th वाली सेटिस्फाइड हुई है। इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखिए यहाँ पर आपके पास में सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे ही, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट है, करना क्या है सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए ये इक्वेशन बनी हुई है n + 5 = 19, ये इक्वेशन दी हुई है, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है n = 1, जो n = 1 है, मतलब n में आपको वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है, वैसा ही सिमिलर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था LHS RHS की इक्विवेलेंट है क्या। तो ये क्वेश्चन आपको जो कह रहा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन
और नॉट। तो आपको चेक करना है कि जो n इज इक्वल टू 1 है ये इसका सोल्यूशन है क्या या नहीं है। जो इक्वेशन है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, इस इक्वेशन का जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है n की वो सोल्यूशन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो देखो n की वैल्यू जब 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका LHS और RHS अगर इक्विवेलेंट आ रहा है जब, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है ये आपका क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। और अगर LHS RHS की इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है बात? ऐसे आपको इस क्वेश्चन को चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ए पार्ट है, कर लेते हैं हम। तो ए पार्ट है हमारे पास में n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है n को 1 रखना है आपको, n इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, सिंपल n की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। क्लियर है? क्या करा हमने, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। RHS में 19 था तो 19। अब देखो LHS को सॉल्व करो तो 1 प्लस 5 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और इक्वल टू यहाँ पर RHS में क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 क्या 19 के इक्विवेलेंट है? आप कहोगे नहीं, तो ये इक्वल को आप क्या कर दोगे, नॉट इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सर जो LHS है वो नॉट इक्वल है RHS के। अगर LHS RHS के नॉट इक्वल है इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट में आपके सोल्यूशंस दिए हुए हैं वो इस गिवन इक्वेशन के सोल्यूशंस नहीं है। क्लियर है? तो n इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर हम कह सकते हैं, आप लिखोगे n इज इक्वल्स टू 1 इज not the solution of given equation। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। चलिए ए पार्ट हमारा कंप्लीट, बी पार्ट की ओर चलते हैं। तो बी पार्ट है 7n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू इस बार दी हुई है माइनस की 2। तो माइनस 2 पुट करेंगे, जहां पर n है वहां पर माइनस 2। तो देखो 7, मैंने आपको बताया था 7n है तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू एन है ये एक तरह से, 7 इंटू एन। जब ऐसे लिखा हुआ है 7n तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 7 इंटू एन। क्लियर है बात? चलिए तो यहाँ पर देखिए 7n तो 7 इंटू एन, एन क्या रखना है आपकी बार, माइनस का 2 रखना है। तो हम माइनस का 2 रख लेते हैं, n की जगह हमने क्या रखा, माइनस का 2 प्लस यहाँ पर देखिए 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास में RHS में 19 है तो हमने 19 रख लिया। तो n की वैल्यू हमने क्या पुट करी, माइनस की 2। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस के 2 को आपने ब्रैकेट में क्यों रखा, आप 7n है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 7 हमने लिखा और n 7n मतलब 7 इंटू और n की वैल्यू आपने माइनस 2 रखी, तो आप ऐसे भी तो रख सकते हो 7 इंटू माइनस 2। लेकिन देखो थोड़ा सा प्रोफेशनली तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो दो साइन जब भी साथ में आते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और फिर माइनस साइन आ गया, तो ये दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं ना, तो एक को क्या करो आप वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लो जिससे कि ये थोड़ा सा चेंज लगे, अच्छा लगे। इसलिए हम दो साइन को एक साथ नहीं लिखते। जब भी कभी ऐसे लिखा हुआ हो 4 प्लस फिर माइनस 2, तो देखो कितना बेकार लग रहा है, प्लस फिर माइनस आ रहा है दोनों साथ। तो इस तरीके को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 प्लस फिर माइनस का 2 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है दिखने में। क्लियर है? तो ब्रैकेट में लिखने का कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है प्लस के 7 है माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर में जो आएगा वो माइनस आएगा। तो माइनस का 7 2 जा 14, माइनस 14 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 5 और RHS में वैल्यू है 19। इतनी बात क्लियर है? अब देखो माइनस 14 प्लस 5 कितना होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ मैं आपको। देखिए जब भी आपका माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब है कि सर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब है कि सर हम जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो माइनस की करेंगे। ऐसे चेक करना है आपको कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे 14 और 5 में, वो माइनस की करेंगे। तो 14 में से 5 को आप लेस कर दो, माइनस कर दो। तो 14 में से जब 5 लेस करोगे तो क्या आएगा, हमारा 9 आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, साइन की, कि साइन कौन सा आएगा 9 के पास में। तो साइन आता है ग्रेटेस्ट वाला, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है। देखिए 14 और 5 में कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 14 है, और 14 के आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन,
ठीक है। 14 और 5 में जो बड़ी वैल्यू है, बिगर वैल्यू, वो कौन सी है? 14 है। 14 के आगे साइन माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। इज इक्वल्स टू RHS साइड में 19 है। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है? 19। अब बताओ भाई LHS RHS की इक्विवेलेंट नजर आ रहा है? नहीं। -19 9 इज नॉट इक्वल्स टू 19। देन हम क्या कह सकते हैं कि LHS जो है भाई वो RHS के इक्विवेलेंट ही नहीं है सर। इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू हमने ली है क्या? -2। n की वैल्यू जो -2 हमारे को इक्वेशन में दी हुई थी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप लिखोगे इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप पूरा लिख लेना। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे सी पार्ट है हमारे पास में 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है। और n की वैल्यू इस बार पुट करनी है आपको 2। क्या पुट करनी है? n की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। तो देखो यहां पर हम लिख लेते हैं 7 लिख लेते हैं एज इट इज। ये लिख लिया हमने 7। मैंने आपको बताया था 7n, तो क्या लिखा हुआ है? 7 × n की वैल्यू इस बार 2 पुट करनी है। यहाँ पर पॉजिटिव 2 है भैया, तो 7 × 2 कर दिया हमने। 2 पुट करिए n की जगह, +5 इज इक्वल्स टू RHS साइड में 19 है। अब देखो 7 × 2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब बच्चे से क्या होगी? गलती क्या होगी? बच्चे से गलती भी हो सकती है यहाँ पर। क्या बच्चे से ये गलती हो सकती है कि 2 + 5 पहले कर दें, वो तो लिख दे 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर है 7, तो 7 × 7 49। ये भी तो हो सकता है भाई। आप सोच सकते हो ना, ये भी चीज़ हो सकती है कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं। 7 लिखा, देखो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि आप लिखोगे 7 पहले, फिर लिखोगे × फिर करोगे 2 + 5 होता है 7। ठीक है। फिर 7 × 7 कर दोगे 49। भैया ये गलत तरीका है। क्लियर है? क्या ये गलत तरीका है? पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, फिर प्लस माइनस सॉल्व होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा 7 × 2, ये पहले सॉल्व होगा, देन फिर +5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, तो जहाँ पर भी गलती होने के चांसेस होते हैं मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो देखो पहले × है, यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, एक तो × आ रहा है और एक यहाँ पर प्लस। तो पहले × सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 7 × 2 कितना होता है? 14 होगा। ठीक है। फिर क्या है? +5 और राइट हैंड साइड में 19। 14 + 5 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। और RHS में भी हमारे पास में क्या है? 19 है। तो आप कह सकते हो सर LHS जो है वो RHS के क्या है? हमारे इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि n = 2 जो था वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर n = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। ये सी पार्ट हमारा कंप्लीट। चलिए डी पार्ट की ओर चलते हैं। तो डी पार्ट है हमारे पास में 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13। ये अपने पास में क्या है भाई? क्वेश्चन है। ठीक है। p की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर p की वैल्यू रखनी है 1, पॉजिटिव 1। तो p की जगह हम पॉजिटिव 1 रख लेते हैं। तो देखो 4p है तो 4 × p है ये, तो p की जगह हम 1 रखेंगे, -3 और RHS साइड में है 13। अब देखो यहाँ पर भी गलती नहीं करनी कि पहले ये सॉल्व कर लिया, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर क्या है? -3 इज इक्वल्स टू 13। 4 - 3 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 4 - 3 आता है हमारा 1, आता है 1 और RHS में क्या है? 13। अब बताओ 1 क्या है? इक्वल है क्या 13 के? आप कहोगे नॉट इक्वल है सर। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई LHS जो है वो नॉट इक्वल्स टू RHS है। और LHS RHS के अगर इक्विवेलेंट नहीं होगी तो क्या होगा भाई? जो गिवन इक्वेशन था p = 1, हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर p = 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए अब चलते हैं हम ई पार्ट की ओर। लाइन ड्रॉ कर लेते, सेपरेट कर लेते पोर्शन को और फिर हम ई पार्ट की ओर चलते हैं। ई पार्ट क्या है हमारे पास में? ई पार्ट है 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13। और p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है भाई इस बार -4। ठीक है। तो p की वैल्यू हमें -4 रखनी है तो रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और इंटू p है, तो p की वैल्यू क्या रखेंगे हम? -4 -3
इज इक्वल टू 13। मतलब कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे हमें वेरिएबल की वैल्यू रखनी है, पी की वैल्यू रखनी है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 4 इंटू -4 कितना होता है, 4 इंटू -4 क्या होगा, माइनस का 16, 4 4 जा 16 और इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, तो -16। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है हमारे पास में माइनस का 3 इज इक्वल टू 13। क्लियर है। अब -16 और -3 ये कितना हो जाएगा हमारा, आप कहोगे सर माइनस का 19 होगा। आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, एक तो माइनस और फिर आगे वापस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, माइनस माइनस होता है प्लस। मतलब जो कैलकुलेशन इनमें परफॉर्म होगी वो किसकी होगी, प्लस की होगी। तो 16 और 3 क्या हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। हो गया 19। अब देखिए साइन की बारी करते हैं, तो दोनों अगर वैल्यू माइनस की है तो सोचना ही नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस ही साइन आएगा, तो माइनस का 19। क्लियर है। RHS में क्या है हमारे पास में 13 है, तो RHS में 13 हमने लिखा। अब बताओ LHS RHS की इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, नॉट इक्वल है सर। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू -4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ the solution of given equation। क्लियर है। चलिए E पार्ट कंप्लीट, F पार्ट की ओर चलते हैं। F पार्ट है 4p -3 इज इक्वल्स टू 13 और P की वैल्यू इस बार हमें 0 पुट करनी है। ठीक है, तो 4 इंटू P लिखा हुआ है, 4p लिखा हुआ है तो 4 इंटू P है, P की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, और -3 इज इक्वल्स टू RHS में है हमारे 13। अब देखो 4 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, 4 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, और 0 और यहाँ पर क्या है 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 13। 0 - 3 जब आप करोगे, 0 - 3 जब आप करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को। तो 0 - 3 तो सर हमारा क्या होता है, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, और RHS में क्या है हमारे पास में 13 है, तो -3 इज इक्वल्स टू 13 है क्या, बताओ। LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट है क्या, आप कहोगे नहीं सर, -3 तो इक्वल ही नहीं है 13 के, तो हम कह सकते हैं इज नॉट इक्वल। मतलब LHS जो होगा इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, जो P की वैल्यू दे रखी थी 0, P इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करना जब भी आए, इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर करना है कौन से मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में, क्या लिखा हुआ है भाई, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए कर लेंगे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, जो पार्ट फर्स्ट है ना वो कर रहे हैं पहले। तो 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, 5p + 2 इज इक्वल्स टू 17, यही है अपने पास में क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, अपने को p की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्वेशन को जो सॉल्व करना है इसका मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो। तो देखो कैसे करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है भाई, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक तरह से बैलेंस रखते हैं इक्वेशन को, वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5p + 2, सबसे पहले क्या करेंगे, इस +2 के लिए इस +2 को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इस +2 को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को हटाते जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर LHS साइड में देखिए, जहाँ पर आपके वेरिएबल हो, समझना मेरी बात को, जब भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना हो और ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना हो, तो जो आपका वेरिएबल है, जिस साइड में आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल को उसी साइड में रहने दो। देखो यहाँ पर वेरिएबल किस साइड में है, आपको क्या सर LHS साइड में, P आपको नज़र आ रहा है, ये P है ना, ये LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस वेरिएबल को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, कहीं पर भी नहीं ले जाना है। क्लियर है, कहीं पर भी नहीं ले जाना है, और ये अकेला रहना चाहिए।
LHS साइड में ये अकेला रहना चाहिए। अभी तो देखो कौन कौन साथ में है इसके साथ में 5 भी है, इसके साथ में 2 भी है LHS साइड में। तो हमें क्या करना है, इन 2 को भी हटाना पड़ेगा, 5 को भी हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर LHS साइड में सिर्फ P को ही रखना है अपने को। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर +2 है, इस +2 को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? पहले इस +2 को हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पर 5P +2। अब देखो इस +2 को मैं कैसे हटा सकता हूँ, बताओ, आप लॉजिक लगाओ कि यार इस +2 को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो +2 को रिड्यूस कर सकते हैं कि +2 है तो +2 के साथ में आप -2 को रख दो, तो +2 से -2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो +2 से हम कैंसिल कर सकते हैं -2 को। तो हमने क्या करा, हमने किया -2, LHS में क्या करा, हमने अपनी तरफ से रखा -2। लेकिन भाई साहब इक्वेशन है ये, इक्वेशन मतलब यहाँ पर इक्वल साइन लगा हुआ है। तो अगर आपने LHS साइड में अपनी तरफ से -2 रखा तो आपको RHS साइड में भी अपनी तरफ से -2 रखना पड़ेगा। बात आई समझ में? ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्लियर है? तो क्या करना है आपको भाई, +2 को रिड्यूस करने के लिए आपने -2 रखा, तो आपने RHS में भी रखना है -2, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से कुछ थोड़ी कर सकते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए हमने RHS में भी -2 कर दिया। क्लियर? चलिए इतना काम करने के बाद में इसे सॉल्व करते हैं। तो 5P +2 और -2 हमारा कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 17 - 2 हमारा सॉल्व होके 15 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए इतना कर दिया। अभी भी P के पास में कौन है, P के पास में 5 पड़ा है। अब ध्यान रखना है, देखो जब भी हमारे पास में मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू है, अब देखो अगर ये 5P है, मतलब ये लिखा हुआ है एक तरह से ऐसे ही तो है, 5 × P इज इक्वल्स टू 15, इसी तो लिखा हुआ है। ये 5 और P के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब समझना मेरी बात को, इस 5 को हटाने का तरीका क्या है। आप कहोगे सर इस 5 को तो मैं ऐसे हटा सकता हूँ। अब यहाँ पर ऐसे मत बोलना कि सर 5 पॉजिटिव है तो यहाँ -5 रख देता हूँ तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसकी है, मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस 5 को रिड्यूस करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 5 करना होगा। अगर डिवाइडेड बाय 5 हम कर दें तो इस 5 से ये 5 रिड्यूस हो सकता है। बात आई समझ में? तो मल्टीप्लिकेशन केस में आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, LHS में डिवाइडेड बाय 5 किया। अगर LHS में आप डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हो तो RHS में भी आपको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। बताओ इस चीज़ को समझे, है ना? तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 5 को डिवाइड में रखा जिससे कि रिड्यूस हो जाए। तो 5 से 5 रिड्यूस हो गया, तो अब अकेला इकलौता क्या बच गया, P, जो हमारा टारगेट था कि भाई वेरिएबल एक साइड में रहना चाहिए और अकेला होना चाहिए, अकेला हो गया वेरिएबल। और इसको भी हम सॉल्व कर ले, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3/1 क्या हो जाएगा हमारा 3। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 3/1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम 3 लिख सकते हैं। तो P = 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो P की वैल्यू हमारी आ गई 3। इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं हम, यहाँ पर सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही आसान सा होता है, बैलेंस करने के लिए होता है और आगे आपके क्लासेस में बहुत काम आएगा ये मेथड। 3m - 14, आगे जब इक्वेशंस आएगी तो उनको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 3m - 14 = 4। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको क्या करा है, जहाँ पर आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल को वहीं रहने दो और बाकी उसके साथ में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमें क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा ही हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3m है, 3m है, -14 को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप कहोगे सर -14 है ना, इस -14 के साथ सर +14 रख दो, तो -14 और +14 सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? आ रही है बात समझ में? चलिए तो -14 के साथ में आपने क्या रखा अपनी तरफ से, +14। अरे अपनी तरफ से आप +14 रख रहे हो तो RHS में भी आपको +14 रखना पड़ेगा, जब भी तो चीज़ें बैलेंस होगी, नहीं तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि LHS में आप अपनी तरफ से +14 रख रहे हो तो RHS में भी +14 रखो। क्लियर है? तो हमने रख दिया। चलिए अब देखिए -14 से +14 रिड्यूस, तो क्या बचा हमारा LHS में 3m और RHS में क्या हो गया, 4 + 14 हमारा हो गया 18। क्लियर है बात?
चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपने देखा 3 मल्टीप्लाई m लिखा हुआ है, तो भाई इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जिससे कि हमारा 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन क्या LHS में ही ऐसा करेंगे, नहीं, RHS में भी हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो हमने ये डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। क्लियर। अब देखिए 3 से 3 हमारा कट, क्या बचा हमारा m, और इस 3 को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 6/1 आ गया। m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, तो m की वैल्यू 6 हमारी क्या होगी, आंसर होगी। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर पा रहे हो बड़ी आसान तरीके से। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। देखिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ठीक है, तो आपको अब इक्वेशन फॉर्म करनी है, मतलब आपको स्टेटमेंट दी हुई है और इन स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीड करके आपको क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करो और देन इक्वेशन फॉर्म करो। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो चीज़ें ध्यान रखना, जैसे इज आता है, ठीक है, इज आता है, गिव्स आता है। देखिए यहाँ पर देखिए इज आ रहा है, तो इज मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी इज आ रहा है, आप देख रहे हो, यहाँ पर भी इज आ रहा है। गिव्स, यहाँ पर गिव्स आ रहा है, गिव्स मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो गिव्स मीन्स ये भी इक्वल की बात कर रहा है। यहाँ पर इज आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 7 टाइम्स m + 7 गेट्स, ये गेट्स आ रहा है इसका मतलब। और यहाँ पर गिव्स आ रहा है, यू गेट, गेट आ रहा है, यू गेट, यहाँ पर गेट आ रहा है। तो ये आपको गिव्स, इज, ये जितने भी आ रहे हैं ना, गेट्स आ रहा है ना, तो ये सभी आपको क्या बता रहे हैं कि ये इक्वल में आ रहे हैं। ठीक है, इज 9 मतलब इक्वल टू 9, इज 8 मतलब इक्वल टू 8, इज 70 मतलब इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहे हैं, एक तरह से इज ये वर्ड्स जो आपको बता रहे हैं इक्वल के लिए बारे में बता रहे हैं। इतनी बात समझ गए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा आप रीड करो। देखो द सम ऑफ नंबर x एंड 4, किसकी बात कर रहा है, x और 4 की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, x और 4 इनका क्या कह रहा है, सम कह रहा है, सम मतलब प्लस कह रहा है, तो x + 4 इज मतलब क्या होता है, इक्वल, मैंने अभी आपको बताया, और 9 लिख दो, तो x + 4 इज इक्वल टू 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन, बस सिंपल। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। देखिए क्या बोला इसने, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो क्या कह रहा है ये, इज 8, तो इज 8 मतलब तो आप समझ गए कि इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, क्या करना है, y में से सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, तो y पहला आएगा, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो y - 2 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन बन गई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से। 10 टाइम्स a इज 70। अब टाइम्स आता है ना, अगर 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a मतलब होता है 2 टाइम्स a मतलब होगा 2 × a। 3 टाइम्स a, तो 3 टाइम्स a मतलब 3 × a। क्लियर है, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 टाइम्स a, क्या लिखा हुआ है, 10 टाइम्स a, तो आप लिखो 10 टाइम्स a मतलब 10 × a इज इक्वल्स टू, इज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, इज आ गया, इज मतलब इक्वल होता है, और 70 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 70, ये हमने लिख दिया 70। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर द नंबर्स b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ठीक है, द नंबर b, जो b है, डिवाइडेड बाय 5, तो कैसे करेंगे, देखो b जो है उसको डिवाइड किया गया है 5 से, और क्या मिला है हमारे को, गिव्स, गिव्स मीन्स इक्वल, क्या मिला है हमें, 6, तो 6 जैसा बोल रहा है वैसा बस मैनिपुलेट करो। और यहाँ पर देखो 3/4 ऑफ t, क्या बोला है, 3/4, तो 3/4 हाफ, हाफ मतलब होता है 1/2, 3/4 होता है 3/4, है ना, ट्वाइस होता है 2 × 2 × ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या बोल रहा है, 3/4, तो आपको लिखना है 3/4, ये लिख दिया 3/4 ऑफ t, किसका, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, ऑफ मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 ऑफ हमने मल्टीप्लाई लगाया, और t किसका, t का, तो t लिखा, इज मतलब इक्वल, और यहाँ पर 15, तो हमने लिख लिया 15। ऐसे आपको इजीली इक्वेशंस फॉर्म करनी है। चलो 7 टाइम्स m + 7 गेट्स you 77। देखो इसका देखना आप कैसे बनाएंगे, 7 टाइम्स m, तो 7 टाइम्स m करना है, तो 7 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और m हमने लिख दिया, है ना, 7 टाइम्स m लिख दिया। फिर कह रहा है प्लस
तो प्लस हमने प्लस का साइन लगाया, 7 हमने लिखा, गेट्स मतलब इक्वल लिखा, U77 आपको क्या मिला आंसर 77 मिला। तो 7m + 7 जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी 7m + 7 = 77। अब देखो 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो 1/4 मैंने आपको बताया हाफ को 1/2 बोलते हैं, 3/4 3/4, 1/4 मतलब 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, अभी मैंने बताया जहां पर ऑफ आएगा मल्टीप्लाई लिखो, अ नंबर x, किसका x का, तो यहां पर लिखो आप x, ठीक है। -4 मतलब माइनस लिखा और 4 लिखा, इज गिव्स 4 इज इक्वल्स टू 4, गिव्स मीन्स इक्वल और यहां पर 4, रिजल्ट में 4 मिला। क्लियर। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। अब देखो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, ठीक है, मतलब इसका मतलब समझना आप, ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, मतलब 6 टाइम्स y जो है उसमें से, अगर ये टेक अवे ऐसा आता है ना, टेक अवे लिखा हुआ, तो इसका मतलब समझ जा करो कि आपका सब्ट्रैक्शन वाला केस है। तो 6 टाइम्स y पहले लिखना है आपको, तो 6 टाइम्स y क्या होता है 6y, ठीक है, उसमें से क्या करना है टेक अवे 6 को निकालना है, मतलब -6 करना है, सब्ट्रैक्शन वाला केस, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा यू गेट 60, तो ये 60 हो गया, तो 6y - 6 इज इक्वल्स टू 60। क्लियर है। इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, देखो 3 को अगर 1/3 ऑफ z में क्या किया जाता है प्लस, तो 1/3 हमने लिखा किसका 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका z का, तो z लिखा और क्या किया ऐड किया 3 ऐड किया तो +3, हमें क्या मिला यू गेट मतलब इक्वल, क्या मिला 30 मिला, तो ये लिख लिया हमने 30। इस तरीके से आप इजी तरीके से आप इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से। क्लियर है। तो मैनिपुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है अच्छे से और जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। तो आपको इज गेट्स ये है, इसका मतलब तो इक्वल होता है, ऑफ का मतलब मैंने आपको समझा दिया मल्टीप्लिकेशन होता है, टाइम्स अगर आए तो टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, है ना। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखना है और फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। तो ये जो आपके इक्वेशंस दिए हुए हैं इनको क्या करना है आपको स्टेटमेंट फॉर्म्स के फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना होगा। जैसे p+4 लिखा हुआ है 15, तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है इसको कि भाई इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। तो बताओ p+4 इज इक्वल टू 15 को हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ऐसा आप लिख सकते हो ना। तो p+4 का जो आप स्टेटमेंट फॉर्म लिखोगे वो क्या लिखोगे सम ऑफ p एंड 4 इज 15। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का आपको लिखना है, 2m इज इक्वल टू 7 का लिखना है, इन सभी के आपको क्या लिखने हैं स्टेटमेंट फॉर्म लिखने हैं। क्लियर है। तो आप बहुत आसान तरीके से इनके लिख सकते हो। अभी हम लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है p+4 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है p+4 इज इक्वल टू 15, तो p+4 के क्या लिखेंगे सम ऑफ p एंड 4 इज 15 हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हो आप स्टेटमेंट के तौर पर द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। क्लियर है। चलिए सेकंड क्या है हमारे पास में m-7 इज इक्वल्स टू 3। अब बताइए m-7 इज इक्वल्स टू 3 को क्या लिखेंगे कि भाई 7 को क्या किया गया है सब्ट्रैक्ट किया गया है m में से और हमें रिजल्ट मिला है 3, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, सिंपल। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। क्लियर है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट है 2m इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर क्या किया गया है 2 टाइम्स किया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है किसका, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो टाइम्स की बात होती है, मैंने आपको समझाया था। तो 2 टाइम्स m, यहाँ पर आप वो लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा TWO, 2 टाइम्स किसका m का, तो 2 टाइम्स m इज 7। क्लियर है। चलिए फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ है m फिर डिवाइडेड बाय 5 है इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो डिवीजन हो रहा है यहाँ पर,
ध्यान रखना। तो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, द नंबर m जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। क्लियर है। नेक्स्ट 5th वाला पार्ट है हमारे पास में, 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6। तो अब यहाँ पर देखो 3 टाइम्स m है, ध्यान रखना 3 टाइम्स m है, और क्या है 3 टाइम्स m है, और डिवाइड हो रहा है 5 से, और रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो एक तरह से 3m5, देखो इस सिचुएशन को आप समझना, 3m डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/5 ऑफ m। बताओ 3m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो 3m डिवाइडेड बाय 5 को 3/5 ऑफ m भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3/5 ऑफ m 3 इंटू होगा m से, तो ये हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 5। आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ ऐसा। तो एक तरह से 3m/5, ये एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है 3/5 ऑफ m। आई बात समझ में। तो 3/5 ऑफ m आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज के तौर पर लिखोगे 3/5 ऑफ m। ठीक है, आ रही ना बात समझ में, 3/5 ऑफ द नंबर m, क्योंकि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल नंबर है। तो 3/5 ऑफ द नंबर m इज, रिजल्ट में क्या आ रहा है 6, तो 6। आई बात समझ में, क्यों लिखा मैंने 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th पार्ट हो गया, 6th पार्ट की ओर। 6th पार्ट है 3p + 4 इज इक्वल्स टू 25। तो देखो पहले तो 3 टाइम्स हुआ p का, और ऐड हुआ 4, 25। ठीक है, तो 4 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स p, 3 टाइम्स p, ठीक है, प्लस 4 लिख सकते हैं, गेट्स हमें क्या मिला 25। 3 टाइम्स p प्लस 4 गेट्स 25। नेक्स्ट करते हैं हम 7th पार्ट, 4p - 2 इज इक्वल्स टू 18। क्या है, 4p - 2 इज इक्वल्स टू 18। तो देखो सब्ट्रैक्शन वाला केस है, क्या हुआ यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट हुआ, और किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 टाइम्स p में से, हुआ या नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम, किस में से, 4 टाइम्स p में से, 4 टाइम्स p, यू गेट, आपको क्या मिला आंसर, यू गेट 18। क्लियर है बात। चलिए 8 पार्ट करते हैं। तो 8 पार्ट है हमारे पास में, p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है 2, और डिवाइड भी हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पर, इफ़ यू एडेड 2 to half is p, you get 8। अब आप कहोगे सर ये तो बात समझ में नहीं आई। देखो मैं आपको समझाता हूँ, p/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ p, 1/2 ऑफ p लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ। p/2 को हम हाफ ऑफ p लिख सकते हैं, क्योंकि p × 1 क्या होगा, p होगा, ठीक है, और नीचे क्या है 2 है, तो हाफ ऑफ p लिख सकते हैं ना, p/2 को हम हाफ ऑफ p लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ p हो गया। तो इफ़ यू एडेड 2, देखो इसकी बात करी मैंने पहले, इफ़ यू एडेड 2 टू हाफ ऑफ p, हाफ इज p, हाफ ऑफ p लिख लो यहाँ पर, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, इस p नहीं, हाफ ऑफ p, यू गेट 8। सिंपल, क्लियर है। इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th पार्ट क्या है हमारे पास में, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस।
देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो आपको दी हुई है स्टेटमेंट्स, इनको थोड़ा सा रीड करके आपको इक्वेशंस को फॉर्म करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एम जो लेना है वो नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल लेना है। क्या लेना है? एम को क्या लेना है? नंबर ऑफ परमिट मार्बल लेना है। और जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा आपको करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोला इसने कि नंबर ऑफ परमिट मार्बल को आपको क्या लेट करना है? एम लेट करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट एम be the number of permits marbles क्लियर है? चलिए, तो ये जो इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी? देखो, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। मतलब क्या बोल रहा है ये? परमित के पास में जितनी मार्बल्स है उसका 5 टाइम्स और मोर देन 7 भी है। किसके पास में? इरफान के पास में क्या है? 5 टाइम्स भी है और 7 ज़्यादा भी है। तो देखो परमित के पास में एम है, तो एम का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5m हो जाएगा। ठीक है, इरफान के पास में जो मार्बल्स है क्या है? इरफान कह रहा है कि परमित के पास में जो मार्बल्स है क्या है? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स हमने कर दिया 5 × m, और ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन, तो +7 भी है या नहीं है? और इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और इरफान के पास में कितनी मार्बल्स है? 37। तो हमने इक्वल में लिख दिया 37। बात आई समझ में? क्या बोला है? इरफान ने कहा कि ही हैज़ 7 मार्बल्स, मतलब इरफान कह रहा है कि भाई मेरे पास में जो मार्बल्स है ना वो कैसी मार्बल्स है? जो 37 मार्बल्स है। इरफान के पास में 37 मार्बल है, लेकिन 37 मार्बल को वो क्या बता रहा है? इक्वेशन के फॉर्म में बता रहा है कि परमित के पास में जितनी मार्बल है उसका 5 टाइम्स और ऐड है 7। ठीक है, मोर देन 7 भी है और 5 टाइम्स भी है। किसके पास में? इरफान के पास में जो मार्बल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं 5m + 7 = 37। क्लियर है बात? चलिए सेकंड देखिए, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर। तो आपको क्या करना है? लेट करना है लक्ष्मी की एज को y ईयर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। क्लियर है? लक्ष्मी की एज को हमने क्या मान लिया? y ईयर मान लिया। अब हमारी इक्वेशन बनती है, देखो लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर ओल्ड है, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी के फादर की एज 49 है, तो 49 को ही हम रखेंगे इक्वल में। ये रख लेते हैं हम 49 को, जैसा यहाँ पे लिखा था ना इरफान हैज़ 37 मार्बल, तो 37 को इक्वल में, तो यहाँ पर 49 को रख लेते हैं हम। अब जो ये है वो किसकी एज है? फादर की एज है। तो फादर की एज जो होगी वो स्टेटमेंट के तौर पर, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में कैसे होगी? तो देखो यहाँ पर पढ़ो, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। कौन? ही कौन है? लक्ष्मी के फादर है। क्या है? ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की एज क्या ली थी हमने? y ली थी, तो 3 टाइम्स हमने ले लिया, 3 टाइम्स मतलब 3y, और क्या लिया यहाँ पर? ही इज़ 4 ईयर ओल्डर भी है। 4 ईयर ओल्डर मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस भी, 4 साल ज़्यादा भी है और 3 टाइम्स भी है, तो 3y + 4। क्लियर है बात? ये चीज़ समझ में आ रही है? कोई परेशानी है? तो एज के क्वेश्चन से ही तो आराम से स्टेटमेंट आप बना लोगे, इक्वेशंस फॉर्म कर लोगे। बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ पर द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो इक्वेशन में मतलब इक्वल में 87 को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेट द लोवेस्ट स्कोर बी L ले लिया हमने। चलिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो द टीचर क्या कह रहा है भाई? द क्लास डेट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो आपको जो हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है उसको लिख लो 87 को इक्वल में। अब इस हाईएस्ट स्कोर को हम क्या लिख सकते हैं?
इक्वेशन के फॉर्म में वो देखते हैं। तो देखो क्या बोला है, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज, क्या है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो ये लिखा हुआ है, इसको आपको देखना है, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। तो लोवेस्ट मार्क्स क्या है भाई, लोवेस्ट मार्क्स L है, तो L का क्या है, ट्वाइस, तो 2L हो जाएगा। ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स तो 2L और प्लस 7 बोला है, तो 2L प्लस 7, ये हो गया हमारा, बन गई इक्वेशन 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी B डिग्री। ठीक है, और रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, लेट करना है बेस एंगल। तो लेट द बेस एंगल बी, क्या लेना है हमारे को, B ले लिया हमने, बेस एंगल क्या लिया हमने, B लिया। अब करते हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो ऐसे होता है, आई बात समझ, इस तरीके से होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो दो साइड्स होती है ये क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, और ये वाली साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, ये दो साइड्स जो होती है ये इक्विवेलेंट होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्विवेलेंट होती है, एक साइड डिफरेंट होती है। तो दो इक्वल साइड्स होती है वो ये वाली साइड्स होती है दोनों, ठीक है, और ये वाली डिफरेंट होती है। क्लियर है बात, समझ में आई। और एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, और ये वर्टेक्स एंगल होता है, ये डिफरेंट होता है, इसे कहते हैं वर्टेक्स एंगल। तो ये वाला एंगल जो होता है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। आई बात समझ में। तो ये डिफरेंट है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये बेस एंगल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। तो यहाँ पर बेस एंगल क्या लिया हमने, B, क्या लिया, B। अब तुम देखो लॉजिक लगाओ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को करने से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये फिगर से ही सॉल्व होगा। तो देखो बेस एंगल क्या है, B। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला अगर B है तो ये वाला भी B होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये हो गया B और ये भी B हो गया है B या नहीं होगा, कोई दिक्कत है। चलो ये दोनों B हो गए हमारे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई B प्लस B क्या हो गया हमारा, 2B हो गया। लिख सकते हैं ना, B प्लस B क्या हो गया हमारा, 2B हो गया। होगा या नहीं होगा, B प्लस B हमारा क्या होगा, 2B होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ये हो गया हमारा B प्लस B हमारा, ये दोनों एंगल्स क्या थे, बेस एंगल्स, 2B। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल। तो देखो ये अगर B बेस एंगल्स जो है ये B है, तो ये वर्टेक्स एंगल है, ये क्या होगा, ट्वाइस है। इसने बोला ट्वाइस द बेस एंगल, तो 2B हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ, ये वर्टेक्स एंगल है, ये 2B होगा या नहीं होगा, चलो हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब समझो देखो बात को, आपको पता है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम। कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 एंगल्स होते हैं। इन 3 एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो 180 डिग्री होगा, तो इनका आप क्या कर लो, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, मतलब इन ट्राइंगल्स के ये तीनों एंगल का सम कर लो। तो देखो एक एंगल तो हमारा 2B आया, ठीक है, फिर सेकेंड एंगल B है, और ये थर्ड एंगल ये भी B है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और वही प्रॉपर्टी लगा के इसको करना पड़ेगा, बाकी तो होगा नहीं ये सॉल्व। तो देखो 2B प्लस B प्लस B कितना हो जाएगा, 2B प्लस B प्लस B हो जाएगा हमारा 4B। ठीक है, 2B प्लस B प्लस B कितना हो जाएगा, 4B इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो 4B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन ही तो बनानी थी। तो 4B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं, जैसे इरफान है 37 मार्बल तो 37, और इरफान की स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये सभी एक तरह से बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आराम से अगर आप करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो ईजिली आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।